नहीं आ रही थी सर। ओके ओके। लाइफ का मतलब क्या होता है? देखने में वो छोटा है, लेकिन इसको भी मैं आपको दो तरीके से बता दूंगा। इसमें दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दो तीन जो भी है वो बता देता हूँ। लाइफ शब्द का मतलब यहाँ लिखा है लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ध्यान से पढ़िएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें भी मैजिक है, इसमें भी कुछ न कुछ है। नहीं तो ऐसे पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं या सेल्फ स्टडी करने वाले पढ़ लेंगे, लाइफ में कुछ नहीं है यार, चलो हटाओ। अगर आपको ये भी लिखने के लिए गलती से आ जाए या कहीं कुछ पूछ दे इंटरव्यू में या कहीं भी क्लास में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी, तो आपको इसको दो तीन चीजों के साथ ऐड करके बताना है, दो तीन सेक्शन के साथ रीड विद करके बताना है। व्हाट इज लाइफ? ध्यान से सुनिएगा, लाइफ क्या होता है? लाइफ शब्द का मतलब होता है लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। नाउ अगेन देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? ह्यूमन बीइंग शब्द का मतलब क्या होगा? जब हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ह्यूमन बीइंग? कोई बच्चा जो माँ के पेट में है, माँ के गर्भ में है, तो क्या वो बच्चा ह्यूमन बीइंग है? अगर वो ह्यूमन बीइंग है, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन, कोई बच्चा जो माँ के गर्भ में है, क्या वो ह्यूमन बीइंग है? और अगर वो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अगर वो ह्यूमन बीइंग है और उसको हम क्या करते हैं, दवाइयों की तहत या किसी तरीके से उसको मार देते हैं, तो फिर हमने क्या कर दिया? एक ह्यूमन बीइंग की जान ले ली। और अगर हमने एक ह्यूमन बीइंग की जान ले ली तो फिर 299 का ऑफेंस कर दिया, और 299 का ऑफेंस कर दिया तो फिर हम जेल जाएंगे। इज इट सो? क्या नो सर। माँ के घर में पल रहे बच्चे को ह्यूमन बीइंग का कैटेगरी डालेंगे या नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। पक्का श्योर? यस सर। देखिए, इसका जवाब कहां मिलेगा पता है? इसका जवाब आपको कल्पेबल होमिसाइड में ही मिलेगा। देखिए, सेक्शन है 299 और इसमें आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन नंबर 3। ये रहा आपके सामने एक्सप्लेनेशन नंबर 3। तो जितना आसान लगता है ना देखने में, उतना आसान होता नहीं है, बस पढ़ने और पढ़ाने वाले का तरीका होना चाहिए। तो सेक्शन 45 को आपको क्या करना है, सेक्शन 299 के एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के साथ रीड विथ करना है। व्हाट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 3? देखिए, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड। इसने एक्सप्लेन कर दिया है और यहां नॉट लगा दिया है, क्लियर कहा है। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड। अब ये दो तरीके से समझा जाता है चीजों को। एक वो सिचुएशन होती है कि फोटस होता है, एकदम से तो बच्चा बड़ा नहीं होता है, बच्चे को पैदा लेने में 9 मंथ्स का अभी भी टाइम लगता है, साइंस कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन 9 मंथ्स का टाइम अभी भी लग रहा है। सो नाउ, अगर मान लीजिए कि बच्चा, पता चल गया कि मदर इज ए प्रेग्नेंट, ठीक है, कोई लड़की प्रेग्नेंट है, महिला प्रेग्नेंट है, बट उसके 2 महीने के बाद 3 महीने, 2 महीने 3 महीने तक उसकी प्रेगनेंसी को एबॉर्ट किया जा सकता है। एबॉर्ट किया जा सकता है क्योंकि वो फोटस होता है। तो वो फोटस होता है, वो चाइल्ड नहीं होता है। वो फोटस होता है, वो चाइल्ड नहीं होता है, इसीलिए उसके लिए कोई दंड नहीं है। उसमें भी दंड है कि अगर जबरदस्ती करवाया जाए तब वो अलग कहानी है, उसमें अलग बात आ जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि उसके लिए कोई वॉलेंटरली अगर करवा रही है तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर बच्चा 8वें महीने का हो गया, 8.5 महीने का हो गया, 9 महीने का भी हो गया, और बच्चे की माँ के पेट में ही मृत्यु हो गई, माँ के गर्भ में ही, मदर्स वूम में उसकी मृत्यु हो गई, उसी पार्ट को यहाँ एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में कह रहा है। कहता है द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड। तो अगर किसी बच्चे के माँ के गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है तो वो होमिसाइड नहीं होता है, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ ए लिविंग चाइल्ड if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born। मतलब क्या हुआ? अगर बच्चे का जन्म हो रहा था, बच्चे के शरीर का, बच्चे के बॉडी का कोई भी हिस्सा मां के गर्भ से बाहर निकल गया, ध्यान सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बच्चे का शरीर, कोई भी बॉडी का पार्ट्स, कोई भी बॉडी का हिस्सा अगर मां के गर्भ से बाहर आ गया और उसके बाद अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है किसी रीजन से, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड।
लेकिन अगर बच्चा पूरा कंप्लीटली हाथ पैर कोई भी बॉडी का पार्ट्स नहीं निकला है और वो माँ के गर्भ में ही है और उसकी मृत्यु होती है, दैट इज नॉट होमिसाइड। लेकिन अगर शरीर बाहर आ गया तो कल्पेबल होमिसाइड है। तो समझ में आया लाइफ का मतलब क्या हो गया? लाइफ का मतलब लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो एक चाइल्ड जो माँ के गर्भ में है वो भी है, लेकिन जब अगर बच्चे का शरीर बाहर होगा तब वो ह्यूमन बीइंग के कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में फॉल करने के लिए बच्चे के शरीर का कोई भी हिस्सा माँ के गर्भ से बाहर आना चाहिए, ये पार्ट आता है। ओके, इसको 299 की एक्सप्लेनेशन नंबर 3 से डिस्कस किया। इसी पार्ट को मैं एक और इसकी डुप्लीकेट कॉपी निकालता हूं और इसको भी आप कहां से रीड विथ करो, इसको रीड विथ करो 315 के साथ। देखिए कहां जाता है, ये रहा 315, 315। Act done with intent to prevent child being born alive or to cause it to die after birth. Whoever, इसका मतलब क्या है, मैं एक लाइन पढ़ दे रहा हूं, बड़े आराम से ध्यान से समझिएगा। इस सेक्शन 45 से कैसे कनेक्ट होता है वो भी बता रहा हूं। Whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive or causing it to die after its birth, and does by such act prevent that child from being born alive, causes it to die after its birth. मतलब क्या है? जो कोई व्यक्ति किसी बच्चे के जन्म लेने के पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड, बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड, तो किसी बच्चे के जन्म लेने के पहले कोई काम ऐसा कर दे इंटेंशन के साथ जिससे उस बच्चे का जन्म ना हो, मृत्यु हो जाए इसका मतलब, या उस बच्चे का जन्म अलाइव ना हो। यहां पर लिखा है प्रिवेंटिंग दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव, या कोई भी ऐसा काम करे जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाए आफ्टर इट्स बर्थ, यानी जन्म लेने के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु हो जाए, एंड डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट करता हो दैट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, तो वैसे केस में उसको दंड मिलेगा, दैट इज 10 years और फाइन विथ बोथ। सीधा सा मामला। अब ये 315, 315, 299 एक्सप्लेनेशन नंबर 3, इसका क्या लिंक है, क्या रिलेशन है सेक्शन 45 से? एनीबॉडी कैन कनेक्ट इट, कोई कनेक्ट कर सकते हैं या कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। 45 वर्ड लाइफ, 315, 315 और 299 से क्या रिलेशन है, कोई लिंक है या नहीं है? सर ये लाइफ के बारे में बता रहे हैं सर, कब मानेंगे कि वो जीवित है और कब नहीं मानेंगे सर? ठीक है, सर जैसे कि सेक्शन 299 एक्सप्लेनेशन 1 सर बता रहे हैं कि बच्चा मतलब कब बॉर्न माना जाएगा, तब वो ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए बड़ा शानदार मामला था। अब ये देखिए यहां पर मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं ह्यूमन बीइंग किसको कहते हैं। ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है ए चाइल्ड व्हेन इट कंप्लीटली proceeded in a living state from the body of its mother। इसको भी हम ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होगा, चाइल्ड इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। लेकिन कौन सा बच्चा? जो कंप्लीटली प्रोसीड कर गया है लिविंग स्टेट में और उसका बॉडी आ गया है मां के गर्भ से बाहर, इट इज, इसको हम कहते हैं लाइफ। मतलब बच्चा भी ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग है तो वो लाइफ है। इसका मतलब ऐसे हो गया, चाइल्ड क्या है? ह्यूमन बीइंग है जिसका जन्म हो गया, और वो ह्यूमन बीइंग है अगर हम उसकी बात करें तो ह्यूमन बीइंग का मतलब लाइफ है, लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ये इस तरीके से। अब सुनिए ध्यान से कहानी क्या है। यहां पर कहता है कोई भी बच्चा जो कि मां के गर्भ से कंप्लीटली बाहर आ जाए उसको हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग। एकदम सिंपल जनरल मीनिंग मैंने आपको बताया, ध्यान से समझना और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैंने बोला था कि जो दिख रहा है छोटा, इतना छोटा है नहीं। लाइफ का मतलब होता है लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग,
और लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग किसको कहते हैं? ह्यूमन बीइंग आप सब सीधा सोच लेते हैं एक आदमी मैं हूं, एक आदमी आप हैं, वैसे ह्यूमन बीइंग। नो, ह्यूमन बीइंग में बच्चा भी इंक्लूड है। बच्चे दो तरह के हैं, एक वो बच्चा जो माँ के गर्भ में है, और एक वो बच्चा जो माँ के गर्भ से बाहर आ गया है। जन्म लेने को भी डिफाइन किया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बर्थ। बर्थ का भी डेफिनेशन है। अब ये बड़ी हंसी वाली बात लगेगी या बहुत लोगों को जोक लग रहा होगा, लेकिन इसका भी डेफिनेशन है भाई। बर्थ का मतलब क्या होता है, जन्म का मतलब क्या होता है, आप में से कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बर्थ? एनीबॉडी? बड़ी सिल्ली सिल्ली बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है, जानना जरूरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बर्थ? यहाँ लिख तो दिया कि बर्थ होना चाहिए। एनी आइडिया? कमन फास्ट, अगर सर पता है के तो। केम इनटू दिस वर्ल्ड सर। क्या? सर इस दुनिया में आ गया सर, बर्थ मतलब। ये तो गोल गोल आंसर हो गया। बर्थ का मतलब बताइए थोड़ा, गोल गोल आंसर नहीं बताइए। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए या एग्जाम्पल देके बताइए। बर्थ का मतलब क्या समझा जाए? कब हम कहेंगे किसी बच्चे का जन्म हुआ है? तब जब चाइल्ड माँ के गर्भ में रहता है तब सर, पिप्पी के आते हैं सर। माँ के गर्भ में रहता है तब बोलते हैं बच्चे का जन्म हुआ, या गर्भ से बाहर आता है तब कहते हैं बच्चे का जन्म हुआ? बाहर जब आता है तब। अब बहुत बढ़िया, बाहर जब आता है तब। अब यहाँ पर भी दो चीजें होती है। जब बच्चा बाहर आता है तब उस समय वो माँ के नाल से, गर्भनाल जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में जो भी बोलते हो, अभी मेरे को रिकलेक्ट नहीं है। तो बच्चा जो है एक नली से जुड़ा रहता है, गर्भनाल जिसको हिंदी बोलते हैं, तो उसके साथ अटैच होता है। इवन दो ही इज अटैच्ड विथ दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, तब भी बच्चे का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। यानी जन्म लेने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि बच्चे का शरीर बाहर निकल गया। तो शरीर का मतलब भी है पूरा शरीर नहीं। हमारा इंडियन लॉ ये कहता है, मैंने आपको एक जनरल मीनिंग बताई ह्यूमन बीइंग की, हमारा इंडियन लॉ है आईपीसी। आईपीसी क्या कहता है? देखो भाई, ह्यूमन बीइंग का मतलब हम ये समझते हैं कि किसी बच्चे का पूरा शरीर बाहर आए ना आए, हमें उससे मतलब नहीं है। आईपीसी कहता है, सेक्शन 299 कहता है, 299 का एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहता है, अगर किसी बच्चे के शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर आ गया, हम उसको जन्म मान लेंगे। उसको अगर जन्म मान लिया तो उसको हम क्या मान लेते हैं? ह्यूमन बीइंग मान लेते हैं। अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो फिर वो ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी लाइफ के साथ कुछ होगा तो वो लाइफ के वर्ड में इंक्लूड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? बच्चे के शरीर का कोई भी हिस्सा अगर शरीर माँ के गर्भ से बाहर आ गया, तब हम उसको लाइफ की कैटेगरी में डालेंगे। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग कंसीडर होता है। बच्चे के शरीर का कोई भी हिस्सा माँ के गर्भ से अगर बाहर आ गया, मदर्स वोम से बाहर आ गया, तो दैट इज ह्यूमन बीइंग, उसको हम ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। बस इतनी सी बात है। तो लिख लीजिए इस पार्ट को, मैं आपको एकदम, ये मैंने जो बताया ये ह्यूमन बीइंग का जनरल मीनिंग है। इंडियन लॉ क्या कहता है वो समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ क्या है? अंडर सेक्शन हमारे पास है 299 आईपीसी, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या बोलता है? अ चाइल्ड, चाइल्ड क्या होगा? ह्यूमन बीइंग होगा। चाइल्ड इज ए ह्यूमन बीइंग। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। इफ, चाइल्ड भी ह्यूमन बीइंग है, चाइल्ड भी ह्यूमन बीइंग है। कब है? इफ एनी पार्ट बोल रहा हूं, एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड, कोई भी पार्ट उस बच्चे का हैज बिन आ चुका है, हैज बिन BROUGST बॉट, उस बच्चे का कोई भी भाग बाहर आ चुका है, उसको हम क्या कह रहे हैं? ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं। बस इतना क्लियर है, 299 में ये कहा है। ठीक, अब इसमें डाउट नहीं है। तो बच्चे का पार्ट अगर यानी कि क्या लिख दिया? एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड, द चाइल्ड हैज बीन बॉट, BROUGHT होगा, ऊपर छूट गया है, फोर्थ FORTH, फोर्थ इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग हो गया, और ह्यूमन बीइंग का मतलब हो गया लाइफ से कनेक्ट हो गया, लाइफ का डेफिनेशन से। लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, डेफिनेशन में क्या बोला है? लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यानी लाइफ ऑफ चाइल्ड, लाइफ ऑफ बच्चे का बॉडी का लाइफ।
समझ में आ गई बात, कहाँ ट्विस्ट हो रहा है। दूसरी बात एंड बीच में डालिए, सेक्शन 315 आईपीसी ये क्या कहता है? 315 कहता है कि कोई भी पर्सन, सिर्फ ध्यान से सुनना, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, सीधा पूछ लीजिए। सेक्शन 315 कहता है कोई भी पर्सन जो इंजूरी पहुंचाता है किसी बच्चे के जन्म के पहले, दोनों दो बातें कह रहा है। 299 कहता है बेटा अगर एक हाथ पैर बाहर कुछ भी आ गया तो वो ह्यूमन बीइंग है। 315 कहता है हाथ पैर बाहर आए ना आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब उसको भी तुम क्या मान रहे हो? ह्यूमन बीइंग मान रहे हो। यानी कि 315 में कह रहा है अ पर्सन हु कॉजेज एन इंजूरी बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, बर्थ बिफोर, इसलिए मैंने बोला कि बर्थ का मतलब क्या होता है? बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ का मतलब बच्चे का कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं आया, बच्चा अभी भी मां के गर्भ में ही है, मदर्स वूम। सो अगर कोई भी, उस 315 कहता है कि कोई भी पर्सन जो किसी बच्चे को, जो कि बच्चा मां के गर्भ में है, उसको कोई इंजूरी पहुंचाता है जिसकी वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या बच्चा का जन्म लेने के बाद मृत्यु हो जाती है, या तो बाहर निकल के मर जाए या पेट के अंदर ही मर जाए, गर्भ के अंदर ही मर जाए, दोनों ही सिचुएशन में, तब वो पर्सन क्या होगा? तब वो पर्सन मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, तब वो पर्सन कल्पेबल होमिसाइड के लिए नहीं होगा, बट वो पर्टिकुलर ऑफेंस जो 315 में बताया है उसके लिए लाइबल होगा। सो अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस सर। अब समझ में आ गया कि फंडा क्या है? फंडा बड़ा yes, क्लियर। हाँ बोलिए। सर मतलब ये जनरल क्वेश्चन है सर कि सर क्यों कंसीडर नहीं करते हैं सर बच्चे को, सर जब होम में होता है वो मदर की, उसको सर मतलब कंसीडर तो कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हाँ सर ह्यूमन बीइंग सर, इसके पीछे क्या लॉजिक है? जबकि साइंटिफिकली हम देख पाते हैं कि सर हार्ट रेट चल रही है, बच्चे की हार्ट बीट चल रही है। सर ये लॉ से हटके है थोड़ा सा, बट सर ह्यूमन, हाँ लॉ से अगर हटके है, ठीक है। जी ह्यूमन बीइंग का मतलब ही होता है कि जो इस संसार में आ चुका, आप में से किसी ने भी बोला था जो दुनिया में आ चुका, तो हाँ सर दुनिया में मैंने ही आया बोला नहीं है। था सर। हाँ तो आप ही ने बोला था, तो दुनिया में आया ही नहीं। जब दुनिया में आया नहीं तो वो दुनिया में से अटैच नहीं है। अच्छा वो दुनिया, देख रहे हैं कि वो जिंदा है हाँ तब भी सर। हाँ, दुनिया में आया नहीं है, उस पर कुछ नहीं लागू हो सकता, कोई लॉ लागू नहीं कर सकते आप, कोई ओके। फॉर्मूला कुछ नहीं लगा सकते। वो दुनिया में आएगा, आपके धरती पर पैर रखेगा तब ना उसके ऊपर आप कानून चलाएंगे। आपके घर में मैं एंट्री लूंगा तब ना आप अपना रूल चलाएंगे कि सर स्लीपर यहाँ खोलिए, यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ बैठना है, यहाँ नहीं सोना है, वहां सोना है, ये नहीं करना। आपके घर में घुसेंगे तब ना। तो वैसे ही है कि दुनिया में जब तक वो बच्चा आया ही नहीं है तब तक उस पर कुछ भी हम अप्लीकेबल नहीं करते हैं, ये पॉइंट है। ओके ठीक है, यहाँ पर भी दो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर मैसेज है। पहली बात, अगर बच्चे के शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर आ गया तो वो ह्यूमन बीइंग है। अगर वो ह्यूमन बीइंग है इसका मतलब है उसके शरीर के किसी बॉडी के साथ, हिस्से के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, उसकी वजह से अगर मृत्यु हो जाती है तो वो सीधा सीधा कहाँ फॉल कर जाएगा? 299 के हिसाब से कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। यानी आपने क्या कर दिया? किसी बच्चे की जान ले ली, लेकिन कंडीशन क्या है? बच्चे का शरीर का हिस्सा बाहर निकलेगा तब उस व्यक्ति को आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए बुक कर लेंगे। लेकिन दूसरा पहलू, अगर बच्चा गर्भ से बाहर निकला ही नहीं, मां के गर्भ में ही मर गया, तब वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। या कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है, एक्टिविटी करता है जिससे बच्चे की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है, तो उसको हम कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर नहीं कहेंगे। उसके लिए 315 का स्पेसिफिक ऑफेंस है, दैट इज कंसीडर्ड, और उसी के हिसाब से दंड मिलता है। वो मर्डर नहीं है, क्योंकि जैसे मर्डर हो जाएगा तो फिर तो फांसी हो जाएगी। क्लियर हो बट जाएगा? सर यहाँ तो बर्थ लेने के बाद में उसकी मृत्यु हो रही है। हाँ बर्थ लेने के बाद, लेकिन उसमें क्लॉज में क्या कहा है? कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से बाहर आने के बाद मृत्यु होती है। यहाँ पर पढ़िए लाइन को, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए यहाँ पर कहा है, आ गया भाई, आ जाओ। एनी एक्ट, यहाँ देखिए, एनी एक्ट विथ द इंटेंशन ऑफ देयर बाई, या तो प्रिवेंट करता है दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न, बच्चे को पैदा लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई काम करता है। तो कोई काम कर रहा है, वो बच्चा का जन्म नहीं हुआ है, ये सब बिफोर बर्थ की कहानी है। सो प्रिवेंटिंग दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव और कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसके जन्म लेने के बाद मृत्यु हो जाती है तब। यस सर, एंड तो इसका डज, मतलब जन्म तो ले लिया सर, जिंदा जीवित। हाँ उसके बाद मृत्यु ले लिया, मृत्यु यस कारित सर। कर ऐसा, लेकिन वो एक्ट शुरू में कर रहा है, बिफोर द बर्थ कर रहा है।
कहने का Yes, मतलब yes. आप जब बच्चा पेट में ही होता है, माँ के गर्भ में ही होता है, उसी समय जो ऑफेंडर है उसने कोई ऐसा एक्टिविटी किया, वो ऐसा काम किया जिसकी वजह से बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जन्म जिंदा नहीं हुआ, जीवित नहीं हुआ, मरा हुआ पैदा हुआ। सुनते हैं ना कि मरा हुआ पैदा हुआ। व्हाट इज दैट? कॉजिंग इट डाई आफ्टर इस बर्थ। तो बर्थ का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो गया? शरीर से बाहर निकल जाना, माँ के शरीर को छोड़ देना, दैट इज बर्थ। इंडिपेंडेंट हो जाना, दैट इज बर्थ। ये यहाँ पर बर्थ है। ये नहीं कह रहे जीवित। अगर जीवित और मृत्यु की बात आए तो 315 पर जाके देख रहे हैं। एंड डज बाय सच एक्ट, देखिए यहाँ पर एक्ट एक्ट बार बार पकड़ रहा है, प्रिवेंट दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव। ये सब कहानी बिफोर बर्थ हो रही है। इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ शैल इफ सच एक्ट डू नॉट कॉज इन गुड फेथ, डू नॉट कॉज इन गुड फेथ, अगर वो गुड फेथ में नहीं किया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर, अगर लगा हुआ है, बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ सो एंड सो, सो एंड सो, लेकिन इंटेंशन के साथ किया गया है, इंटेंशन के साथ किया गया है, यहाँ पर क्लियर है, इंटेंशन के साथ किया गया है। ठीक है, तो कुल मतलब मिलाकर एक्ट पहले किया है सर, इस वजह से हो रहा है, मतलब बिल्कुल कल्पेबल यहाँ होमिसाइड नहीं है। बिल्कुल ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, इसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं बोलते हैं, ये मर्डर नहीं होता है, ये 315 के अंदर ही ऑफेंस होता है, बस जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो कुल मिलाकर के नट शेल में बात क्या निकल के आ गई? नट शेल में बात ये निकल के आ गई, लाइफ शब्द का मतलब होता है लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी किसी भी इंसान की, आदमी की जिंदगी, वो होता है लाइफ। और यहाँ ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है चाइल्ड, जिसका जो बच्चा जन्म ले चुका है। जन्म लेने का मतलब उसका कोई पार्ट बॉडी का बाहर आ चुका है, पार्ट ऑफ द बॉडी, बाउट फोर्थ। तो वो जो अगर हिस्सा, कुछ भी हिस्सा आ गया, हम उसको जन्म मान लेंगे, मतलब हम उसको बाहर मान लेंगे, और बाहर मान लिए तो वो ह्यूमन बीइंग हो गया। और ह्यूमन बीइंग हो गया, उसके साथ कोई भी हादसा होता है तो वो अपराध हो जाएगा, सीधा अपराध हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर वो मरा हुआ है तब कोई अपराध नहीं है, तब वो 315 के अंदर कंसीडर करेंगे, या बाकी जो सेक्शन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट और समझिए, यहाँ लाइफ का एक और मीनिंग है, पता है आपको? जरा कंसीडर कीजिए, लाइफ का मतलब और क्या हो सकता है? ये तो मैंने लाइफ का मतलब एक बताया, दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है लाइफ का मतलब? लाइफ का मतलब होता है नेचुरल लाइफ। लाइफ का मतलब होता है नेचुरल लाइफ, यानी लाइफ का मतलब हो गया, जैसे अगर हम इसको कंसीडर करते हैं कहां पर, पनिशमेंट में, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। हम लोग दंड देते हैं क्या? लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आजीवन कारावास। तो आजीवन कारावास, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, व्हाट इट मींस, इसका मतलब अगर देखिए तो क्या हो गया, पूरा का पूरा नेचुरल लाइफ। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर हम कहें कि हमने दिया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति सारी जिंदगी उम्र कहाँ रहेगा? जेल में ही रहेगा। लेकिन हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, तुम्हारे पास जज साहब, तुम्हारे पास अगर आईपीसी है, फांसी की सजा देने का पावर है सीआरपीसी से, तो हमारे पास प्रेसिडेंट है, हमारे पास गवर्नर है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 में, गवर्नर आर्टिकल 161 में, दोनों के पास पावर है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के जो पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, सेंटेंस है, उसको वो क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। सिंपल भाषा में उसको खत्म किया जा सकता है, दैट इज व्हाट, उसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है, रिड्यूस भी किया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर कंसीडर कर लेना चाहिए। ओके, नाउ इसके साथ साथ किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट कर दे रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा सेक्शन लगेगा बता सकते हैं आप में से कोई? सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जहां पर सरकार को पावर है रिड्यूस करने का? 433 से 433, 432, 433 ए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो क्या कर सकती है? रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, सो अब फाइनल टच में अगर दे दूं तो लाइफ को दो तरीके से समझ लिया हमने। लाइफ का मतलब होता है लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, और लाइफ का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट के केस में
imprisonment for life. ह्यूमन बीइंग में बता दिया पार्ट्स ऑफ द चाइल्ड, पार्ट्स ऑफ द चाइल्ड, और यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब नेचुरल लाइफ। ओके, थोड़ा इन डेप्थ समझने की चीज होती है, ठीक है। नेचुरल लाइफ, हम कहते हैं कि तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे, लेकिन संविधान कहता है कि सारी जिंदगी तुम नहीं सड़। जिंदगी का मतलब सारी जिंदगी नहीं होगा, सिंपल भाषा ये मेरे बताने का पर्पस क्या है। लाइफ का मतलब होता है नेचुरल लाइफ। तो नेचुरल लाइफ का मतलब हो गया, अगर हमने कहा कि भैया तुमको आजीवन कारावास दे रहे तो मतलब सारी जिंदगी तुम जेल में सड़ो, लेकिन संविधान कहता है नहीं, सारी जिंदगी। लाइफ का मतलब सारी जिंदगी नहीं होता है, ताउम्र नहीं होता है। प्रेसिडेंट के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर है, तो लाइफ का मतलब क्या हो गया, जितने दिन में रिड्यूस करके निकाल दिया वो सब लाइफ है। यानी 14 साल में निकाल दिया तो 14 साल तक की बात हो गई, उसके बाद सारा 14 साल तक के लिए लाइफ होगी। लाइफ का मतलब यहाँ पर 14 ईयर्स हो गया। अगर सरकार चाहे तो उसको भी रिड्यूस करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन क्या है, 14 ईयर्स। वो भी क्या कर सकते हैं, वहां पर भी निकाल सकते हैं। यानी 14 ईयर्स इज द डेडलाइन, मोटा मोटी 14 ईयर्स इज द डेडलाइन, ठीक है। तो वो पार्ट भी यहाँ पर कंसीडर कर दिया मैंने। तो